Hello, my dear students. So I hope all are preparing for board examinations. So today I'm here with you all to give you a lecture for class 10, and today's topic is electricity. Electricity itself is a very big word because without electricity we can't imagine our life. Yes, हम नहीं सोच सकते अपनी लाइफ इलेक्ट्रिसिटी के बिना because all the activities of our day-to-day life depends upon electricity, right? So electricity के अंदर कितनी सारी terms हैं, right? हमारे घर पे करंट आता है भाई, थर्मल पावर प्लांट है, कहीं पे पावर स्टेशन है, वहां से घर पे उस पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वहां से हमारे घर तक सप्लाई आती है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है अलग अलग रूम्स में अलग अलग तरह से। उसका रीजन क्या है, वो किस तरीके से फिटिंग होती है, कुछ बेसिक साइंस का कुछ हिडन उसके अंदर वंडर है कि जिस वजह से वो डिफरेंट तरीके से फिटिंग की जाती है। तो इसके अलावा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, राइट, ओम्स लॉ and combination of resistances in series and parallel, right? Then Joule's law of heating, electric power. So these all terms we are going to discuss in this chapter. So electricity is the new chapter for you all because till class 10 you have not studied this chapter. In class 7 you have studied about electric current and its effect, जिसमें हम simple symbols और electric cell के बारे में study करते थे। फिर हमारे पास 8th और 9th में कोई चैप्टर नहीं है इसका। अब 10th में है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की भी अलग से डेफिनेशंस हैं, अलग से ब्रांचेस हैं साइंस की, फिजिक्स की स्पेशली जो डील करती हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा आज। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर को करने से पहले हमें पता होना चाहिए इस टर्म के बारे में, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमने सबने सुना है। चार्ज एक्चुअली क्या होता है, दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि जब भी सब्सटेंस कोई एक्वायर करता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, राइट? किसी के पास एक्सेस में है या कम है इलेक्ट्रॉन्स, देन वी कैन से कि दैट बॉडी इज चार्ज्ड। तो क्लास 9 में हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कि न्यूक्लियस है। नील बोर ने हमें स्टडी दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसमें क्या था, जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज एट द सेंटर एंड जो नेगेटिव चार्ज दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड, दैट इज इलेक्ट्रॉन, राइट? सो व्हाट वी कैन से, चार्ज इज आल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब हमारे पास क्या होता है, दो तरह के चार्जेस हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है जब कोई भी दो बॉडी हम कांटेक्ट में लाते हैं, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दूसरी गेन करती है, राइट? सिंपली। और हम कह सकते हैं कि अगर किसी एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, देन इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हैं तो वो नेगेटिव चार्ज ऑक्युपाई करेगा, वेरी सिंपल, राइट? और जिसके पास दोनों इक्वल होंगे उसको हम बोलते हैं कि दैट इज न्यूट्रली चार्ज, और अनचार्ज बोल सकते हैं और न्यूट्रल भी बोल सकते हैं उसको, फाइन। तो चार्जिंग ऑफ सब्सटेंस कैसे होती है? अब क्वेश्चन आता है कि चार्जिंग ऑफ सब्सटेंस तो हर कोई कर सकता है, इवन अ चाइल्ड ऑफ 3rd स्टैंडर्ड कैन प्रोड्यूस चार्ज। हाउ? अगर रब करते हैं, हम छोटे होते करते थे कि स्केल को रब किया तो उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, राइट? वो चार्ज करते हैं तो दे एक्वायर प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट। किसको अट्रैक्ट करते हैं? बिट्स ऑफ पेपर रख दो तो वो उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज द फिनोमिना व्हिच गिव्स अट्रैक्टिंग पावर टू दीज बॉडी। जो ये फिनोमिना इसके बिहाइंड, जिसकी वजह से उस स्केल के अंदर जिसको मैंने हेयर में रब किया और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके गया, तो वो एक फिनोमिना था इसके पीछे जिसने उसको अट्रैक्ट करने की पावर दी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट? एंड द बॉडीज आर सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज्ड। यहाँ पे कौन सी बॉडी चार्ज हुई? स्केल। और रबिंग के साथ डियर चिल्ड्रन
हम इंसुलेटर्स को ही चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सपोज दिस इज अ पेन, मैं इसको रब करूंगा तो इंसुलेटर है तो उतना पोर्शन ही चार्ज होगा जितना मैं हेयर में अपने रब करूंगा। अगर कंडक्टर होगा तो अगर कंडक्टर है ये चार्ज हुआ, चार्ज यहां से इसमें चला गया हाथ में और मेरे हैंड से चला गया अर्थ में, तो देयर इज नो चार्ज, राइट? सो दिस इज द वे दैट वी कैन से दैट हाउ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, जो ये रबिंग वाली है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। और ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस इन क्लास 12th। फिजिक्स के अंदर पूरा चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी। और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस मोशन में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस रेस्ट, राइट? तो ये हमारे पास है चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें लर्न करनी है। इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज को लर्न करने से पहले इसको मैं आपको बता दूं कि इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और जो यूनिट ऑफ चार्ज है इज कूलम। अब जो भी इतनी मेहनत करता है भाई चार्जेस को फाइंड आउट करने के लिए, तो दे हैव द राइट टू कीप द यूनिट एज देयर नेम, राइट? तो इसीलिए कूलम ने वो फाइंड आउट किया तो उन्होंने अपने नाम से इसका यूनिट रख दिया। अब कूलम को हम सी से डिनोट करते हैं, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये आप सबको याद रखना पड़ेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो उसको मैं ई पॉजिटिव से डिनोट करता हूं, वो पॉजिटिव में हो जाएगा, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Okay, this is very simple. Now further if we go, so we have to understand the properties of charge. What are the properties of charge? क्योंकि अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहले we know like charges attract each other, sorry, like charges repel each other, and unlike charges attract each other, right? अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो वो रिपेल करेंगे, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, 6th 7th 8th में हमें पता है। सेकंड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मींस हम 9th में भी लॉ करते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब भी कोई चीज कंजर्व होती है तो उसका मतलब ये है कि उस चीज को ना तो कोई प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही कोई खत्म कर सकता है, बस उसको क्या है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? सो टोटल जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है पूरे यूनिवर्स का, राइट? थर्ड इज चार्जेस कैन बी एडेड algebraically। चार्जेस को हम सिंपली अलजेब्रा का जो हम मैथ्स में करते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं सिंपली। मेन इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे क्वांटाइज्ड एक अपने आप में टर्म है, इतना मतलब है कि नेट चार्ज जो बॉडी पे होती है वो इंटेग्रल मल्टीपल रहती है किसी भी उसका, किसका? किसी भी उसका, किसका? दैट मींस क्यू को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, क्योंकि जो ये E है दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? दिस इज फिक्स्ड क्वांटिटी। तो ये दो मेरे पास अननोन क्वांटिटीज हो सकती हैं। आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स में आप पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉडी, और उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन, मे बी
चार्ज विल बी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी गिवन हो सकता है इसमें। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट द चार्जेस। देन इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है इसकी। हमें पता है कि जो चार्ज बॉडी है वो हमेशा सिमिलर चार्ज को क्या करती है, रिपेल करती है। तो उसी तरीके से अगर मैं सपोज करूं कि मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है ऐसी, इस तरीके की इंसुलेटिंग प्लेट पे है, तो मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया सारी बॉडी। अब मेरे लिए अगर तो मैं नेगेटिव चार्ज इसके पास लेके आऊं तो मेरे लिए बहुत इजी है, मैं ये खुद अट्रैक्ट कर लेगी उसका। ओके, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आता हूं तो वो क्या करेगी, उसको रिपेल करेगी, क्योंकि इसके अराउंड एक रीजन होता है जिस एरिया में इसकी फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इस रीजन के अंदर वो आएगा तो वो उस पर फोर्स लगाएगी, वो उसको रिपेल करेगी, राइट। तो ये जो रिपल्शन है वो उसको रिपेल करेगा या नहीं करेगा, कम करेगा या ज्यादा करेगा, वो एक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये हमें ये बताता है कि कोई भी चार्ज बॉडी है वो दूसरी चार्ज बॉडी को रिपेल करती है, कितना करती है। अगर मैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा दूं और फिर से पॉजिटिव चार्ज लेके आऊं तो वो उसको ज्यादा स्ट्रांगली पीछे की तरफ फेंकेगी। अगर मैं चार्ज कम कर दूं तो थोड़ा वीकली फेंकेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है सिंपली। लेकिन अगर फिर भी मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां लेके आ रहा हूं, यहां रखा, इसने उठा के फेंक दिया, यहां रखा, उठा के फेंक दिया, तो मैं उसको पीछे से फोर्स लगा के उसको लेके आ रहा हूं, दैट मींस आई हैव टू डू सम वर्क, क्योंकि इसको यहां तक लेके आना है, यहाँ पे रीजन है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना है हमेशा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक वर्क डन है। इसमें जिस पॉइंट से मैं लेके आ रहा हूं वो मुझे नहीं पता, तो इन्फिनिटी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge, in bringing a unit positive charge। अब कहां से कहां लेके आना, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कहां से लेके आना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे मेरा वो चार्ज बॉडी जो है वो पड़ी है वहां तक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल बन गया, फिर हमने फॉर्मूला बना दिया उसका, क्योंकि डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बन जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, अब अगर चार्ज हो गया उतना कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, जितना ज्यादा वर्क डन करेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दैट मींस ये वर्क डन अपॉन चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपको याद रखना है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे भी ले आओ भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, घुमा के लेके आओ, ऊपर से नीचे फेंको, जैसे मर्जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ही बंदे होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा है, कि दैट मींस कि वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको कहीं से भी ले आओ, बस ले आओ, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो अब उसी तरीके से इसको भी किसी साइंटिस्ट ने ही डिस्क्राइब किया था, तो वो भी मैं आज आपको नाम बता दूं कि हम लोग बोलते हैं कि इसका यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट। तो इसका वोल्ट क्यों है भाई, इसका कौन सा है हमारे पास साइंटिस्ट, अलेजेंड्रो वोल्ट।
एलेजेंड्रो वोल्ट। तो उसने भाई, अब ये तो बहुत बड़ा था एलेजेंड्रो, तो उसने क्या किया, वोल्ट दे दिया नाम। कहता भाई वोल्ट रख लो, दैट विल बी इजी फॉर द किड्स टू लर्न। तो मेरे पास 1 वोल्ट किसके इक्वल हुआ, वर्क डन कितना होगा 1 जूल, और चार्ज कितना होगा 1 कूलम। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई इश्यू नहीं है इसमें, राइट। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सिंपल सी स्टोरी हम घर से ही लेते हैं। अगर घर पे हमारे वाटर टैंक है तो वाटर टैंक हम हमेशा हाइट पे रखते हैं, टॉप पे। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें वाटर टैंक फर्स्ट फ्लोर पे हो या ग्राउंड फ्लोर पे हो। क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा प्रेशर से पानी आता है, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा पानी आएगा, उतना स्पीड से पानी आएगा। वही हाल हमारे इसका है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल चार्ज ज्यादा है उतना ही ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उसको, राइट। तो ये हमारा जो वर्क डन है, अब पानी ऊपर से नीचे तो अपने आप आ गया, लेकिन नीचे से अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ता है, राइट। वो वर्क डन हमारा ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो नीचे से ऊपर भेजने के लिए हम मोटर लगाते हैं घर पे कि भाई ऊपर भेजना, तो मोटर ऑन करो, पानी अपने आप ऊपर चला जाता है, राइट। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेरी इजी, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अब आपको। तो अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आज मेरा मेन मोटो ये कि आप सबको कंफ्यूजन दूर हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ क्या फर्क है कि जब हमारे पास दोनों ही पॉइंट नोन होते हैं, नोन मतलब एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो किसी को भी आप हायर पोटेंशियल पे रख सकते हो। इसमें मैंने सपोज कर लिया जो पोटेंशियल एट बी है वो ग्रेटर है ए से, बी इज एट हाई पोटेंशियल, तभी मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो वो क्या होगा, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ए से बी तक लेके जाने में। तो जो डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ potential difference, the difference of potential is difference of potentials। पोटेंशियल हम बोलते हैं कि उसका इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो इतना काम कर पाएगा, तो दैट इज द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट है, ए एंड बी, जो हमने यहां पे कंसीडर किए हैं, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है जो चार्ज बॉडी होती है उसके अराउंड ऑफ चार्ज्ड बॉडी। दिस इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बोलूं तो उसमें क्या होगा, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। क्योंकि मेरे पास दोनों पॉइंट नोन है, तो ये मेरे पास बन गया VAB, क्योंकि VB का पोटेंशियल हाई है। हमने बोला कि दिस इज एट हाई पोटेंशियल, राइट, एंड A इज एट लो पोटेंशियल, तभी हमें वर्क डन करना पड़ेगा, फाइन। ओके, तो ये मेरे पास कितना बना, वर्क डन AB अपॉन Q। ये बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है इनकी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस की, राइट। तो अगर दो बॉडीज को हम क्या करते हैं, ए एंड बी को अगर हम इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते हैं, चार्ज ए कहता है ज्यादा है बॉडी से, चार्ज ए पे चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ऑन ए दैट इज VA ग्रेटर हो गया, बी पे कम हो गया, ए पे ज्यादा हो गया। अब तो कहता अगर हम दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दें कंडक्टिंग वायर से तो पॉजिटिव चार्ज ए से बी में अपने आप जाने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करते हैं। अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं तो हाई पोटेंशियल बी से ए तो अपने आप चला जाएगा, अगर मुझे ए से बी लेके जाना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन मेरा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
आपने सेल बैटरी भी देखे होंगे, सेल बैटरी के अंदर भी यही चीज होती है। जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है पॉजिटिव टर्मिनल का, वो हमेशा ही नेगेटिव टर्मिनल से ज्यादा होता है। इसी वजह से उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा केमिकल है, स्टोर होता है। तो जब वो खत्म हो जाता है तब उनकी टाइम एफिश हो जाती है, राइट। तो अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल के अंदर हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव, राइट। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या है, तो V अगर है तो दैट इज V फॉर वोल्टमीटर, विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट, द फिजिकल क्वांटिटी जो किसी की भी जान ले सकती है, कौन सी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी? यस, यू आर राइट। उस फिजिकल क्वांटिटी को वही बोलते हैं जो आप सोच रहे हो, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। नॉर्मली लोग बोलते हैं भी मैंने वायर को टच किया तो करंट लग गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट लग गया? आई गेट द इलेक्ट्रिक शॉक, राइट। करंट लग गया, करंट नहीं लगा, ज्यादा करंट लगा, कम करंट लगा, लोग ऐसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? वेरी सिंपल, करंट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी हम किसी क्वांटिटी को रेट ऑफ से बोलते हैं तो उसका मतलब उस क्वांटिटी में डिवाइड करना है टाइम से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज को डिवाइड करो क्यू से, तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये बन गया क्यू ओवर टी, राइट। तो क्यू ओवर टी हमारे पास बन गया। हमारे पास अभी हमने स्टार्टिंग में किया था क्यू की एक और फॉर्मूला भी है एन ई, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया, थर्ड सॉरी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, राइट। अब उसी तरीके से अगर यूनिट की बात करें, भाई इसका यूनिट होता है एम्पियर। अब आप सोच लो, कूलम पर सेकंड हो गया, कि इसका मतलब भाई इसको भी किसी बंदे ने फाइंड आउट किया होगा जिसका नाम एम्पियर होगा। यस, तो दैट इज एंड्रे मैरी एम्पियर। इन्हीं के नाम की वजह से यहां से एम्पियर उठाया गया था कि भाई एम्पियर से डिनोट करो इसको, और इसका सिंबल बनाया गया ए, कैपिटल ए, राइट। तो ये हमारा हो गया एम्पियर। ओके, तो हर चीज का सीजीएस और एसआई यूनिट होता है। ये बेटा एसआई यूनिट है 1 एम्पियर। तो मैं आपको सीजीएस यूनिट भी बता देता हूं। सीजीएस यूनिट जो होता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू, एक सीजीएस यूनिट है दैट इज स्टैट एम्पियर। 3 into stat ampere is the CGS unit, 3 into 10 raised to power 9 stat ampere. This is the CGS unit, right? And this is the SI unit. और ये रिलेशन है CGS और SI यूनिट के बीच में। तो उसी तरीके से इसको भी मेजर करने के लिए, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम भैया मेजर कर सकते हैं उसका ए, इस तरीके से। यहाँ पे वो वैल्यूज होंगी उसकी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो ए होगा तो दैट इज एमीटर। एक चीज याद रखनी है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट। वो क्या होते हैं सीरीज पैरेलल, अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके बारे में पढ़ लें। तो करंट का ये हो गया भाई, क्या डेफिनेशन है इसकी और क्या है। अब उसके पास कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि जो फ्लो ऑफ करंट कैसा होता है कंडक्टर में। अब सपोज करो भैया ये है मेरे पास कंडक्टर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई नीचे को आ रहा है। तो दैट मींस हैपहैजर्ड मोशन मूवमेंट होती है उनकी, राइट।
तो वो रैंडम मोशन बोलते हैं इनको। तो लेकिन अगर मैं इसको कंडक्ट कर दूं, कंडक्टर सॉरी बाहर से सप्लाई दे दूं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये क्या होगा भाई, जैसे बच्चे हैं, अगर टीचर क्लास में नहीं है तो इस तरीके से भी फ्रीली मूव करते हैं, कोई उधर है कोई उधर जा रहा है, कोई किसी के डेस्क पे खड़ा है कोई किसी के डेस्क पे खड़ा है। लेकिन जैसे ही द मोमेंट टीचर एंटर्स, और अगर टीचर स्ट्रिक्ट है तो, अगर टीचर स्ट्रिक्ट है राइट, तो क्या होगा, बच्चे अपनी अपनी सीट्स पे बैठेंगे ना, और वो भी डिसेंट वे से। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी बेचारे बहुत डिसेंट बन जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सारे इस तरीके से लाइन बना के बैठ जाते हैं बड़े प्यार से, और कहाँ चलने लगते हैं, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि बेचारे नेगेटिव हैं तो उनको पॉजिटिव चाहिए राइट। तो जैसे प्यासे को पानी चाहिए, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी अपने आप को नेगेटिविटी से खत्म करना चाहता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है, भी नेगेटिविटी खत्म हो जाए मेरे में से। और इंसान भी यही चाहता है कि नेगेटिविटी खत्म होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऐसे मूव करते हैं राइट, दैट मीन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमेशा ऑपोजिट ली जाती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा ऑपोजिट होती है, वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये याद रखना आपने, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको राइट। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, potential difference, and then today we have discussed formula Q is equal to Ne, that is for charge, and work done is equal to, sorry, potential difference is equal to work done per unit charge. और third we have discussed I is equal to Q over T, if we use Q की जगह पे Ne यूज करेंगे तो ये बन जाएगा राइट। तो इस तरीके से आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स आप इन तीन फॉर्मूलाज को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है यूनिट्स। यूनिट्स कभी नहीं भूलने। चार्ज का यूनिट है कूलम राइट, ये हो गया पोटेंशियल, वोल्ट, वर्क डन जूल, चार्ज कूलम, टाइम सेकंड। तो यूनिट अगर याद रहेंगे तो हमें इजी रहता है किसी भी स्टेटमेंट को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। कैसे, क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार इजी वर्ड से नहीं पता लगता, इजी स्टेटमेंट नहीं होती, तो हमें उनके यूनिट से पता लगता है। कि सपोज करो दिया कि a इज इक्वल टू, मुझे बोल दिया a इज इक्वल टू, तो a मेरा क्या हुआ, एम्पियर। मुझे पता है कि a जो है, सॉरी ऐसे मान लो x इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि दोनों तरफ a हो गए थे, x इज इक्वल टू 5 है, तो a मेरे पास क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर का सिंबल है ये, तो मेरे पास ये क्या गिवन है, करंट। उसी तरीके से अगर z इज इक्वल टू दे दिया 6v, तो हमारे पास क्या हो गया v। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल्स लिए हैं बच्चों, तो आपके पास इस तरीके से नहीं स्टेटमेंट गिवन होगी जिसको आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो राइट। सो दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो देन हमारे पास नेक्स्ट आया एक साइंटिस्ट। अब ये चीज तो हमें क्लियर होगी कि अगर जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा दो पॉइंट्स के बीच में। तो उसी को स्टडी किया हमारे एक साइंटिस्ट ने, दैट जिसको हम बोलते हैं जॉर्ज साइमन ओम। ओम्स लॉ किसने दिया, जॉर्ज साइमन ओम। साइंटिफिक नेम इतने ज्यादा, साइंटिस्ट के नाम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी आई विश दैट यू शुड नो कि किसने क्या किया, तो उस बंदे का नाम तो कम से कम हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट राइट। तो उसने स्टडी किया, जॉर्ज साइमन ओम ने स्टडी किया, उन्होंने बोला कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड।
or the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends. बच्चे क्या करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं definition. But beta, this is the incomplete definition. The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor, provided that configuration, that is length and area of cross section, temperature, etc. remain unchanged. तो Ohm's law की definition है, it states that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its ends. Definition is not over yet, right? Is across its ends, provided that configuration के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, length और area of cross section, right? So provided that configuration and temperature remains unchanged. Configuration and temperature remains unchanged. तो ये हमारी condition which is required. उस चीज को हम खत्म करने के लिए proportionality को हम यूज करते हैं R is a constant. और इस कांस्टेंट को ऐसे ही नहीं कांस्टेंट रख दिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है हमारी, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, दैट इज रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, अगर मैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से, राइट? तो V is equal to IR. This is the बच्चे mathematical form of Ohm's law, right? So resistance is a property of an object. तो रेसिप्रोकल हमारे पास ये बन गया, जो हमें रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप क्या देता है, IV ग्राफ का रेजिस्टेंस. Okay, so this is Ohm's law. And about resistance, the factors affecting resistance, very important physical quantity, lot of numericals based on this, right? So to understand this, keep on watching my lecture 2 for electricity for class 10. Till then, good luck, happy